नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम आपके लिए जनवरी 2025 के महीने से टॉप 20 करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको कल जनवरी 2025 से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास ली थी। आज कुल मिलाकर एक हिसाब से पार्ट 2 है और इसके बाद आपका एक पार्ट और आएगा, पार्ट 3, और इसके साथ में आपका 3 पार्ट में करंट अफेयर्स की क्लास पूरी हो जाएगी। तो जनवरी का करंट अफेयर्स का क्लास आपका पूरा हो जाएगा। जनवरी के बाद फिर हम आपको अगले हफ्ते फरवरी का करंट अफेयर्स कराएंगे और इस प्रकार से आपको हम कराते जाएंगे। एक बार मार्च तक का पूरा होने के बाद देन हम आपको नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर्स पर ले जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि आपका यह जो सेशन देख रहे हैं करंट अफेयर्स का 20 से 30 मिनट की क्लास आपकी होती है लगभग औसतन, और एक क्लास को बनाने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। इस वजह से आपको एक दिन में हम 2 क्लास दे पाते हैं। कई बार कोशिश करते हैं कि 3 क्लास भी आपको हम प्रोवाइड कर पाएँ, लेकिन हर बार संभव नहीं होता है और इस समय कुछ परिस्थितियां जो है ठीक नहीं चल रही हैं, तो इस वजह से हम जो है कुछ बिजी भी हैं कई सारी चीज़ों में। इस वजह से 6 अप्रैल को आपका पीआरटी का टेस्ट भी है, तो 6 अप्रैल का पीआरटी का टेस्ट है। तो पीआरटी का टेस्ट होने के बाद हम आपका जो साइंस का एमसीक्यू वाला सेक्शन है, साइंस और जियोग्राफी का जो एमसीक्यू वाला सेक्शन है, वो आपको हम 7 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। सारी कोशिश करते हैं कि आगे चीज़ें आसान रहें, ठीक रहें, और अकेले होने के कारण, अकेले सारी चीज़ें मैनेज करने के कारण पूरा यूट्यूब चैनल आप देखते हैं कि यूट्यूब चैनल से लेकर टेलीग्राम तक में हम आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं जब भी आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। इस वजह से बहुत सारा लोड होने के वजह से हम और कुछ हमारा जो है कुछ चीज़ों में हम उलझे भी हुए हैं, आप समझ सकते हैं। बाकी आगे जैसे भी चीज़ें रहेंगी हम आपको अपडेट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम आपको 2 क्लासेस दे रहे हैं, आप इनको अच्छे से करिए और दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए। परीक्षा में आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो एग्ज़ाम है, अगर जनवरी महीने से करंट अफेयर से कुछ प्रश्न पूछा जाएगा जनवरी 2025 से, तो आपका इन्हीं क्लास से आएगा जो हम आपके लिए करा रहे हैं। पहला आपका टॉपिक है समुद्र के ऊपर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो समुद्र के ऊपर भारत के पहले कांच पुल का, ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कन्याकुमारी तमिलनाडु में किया गया है। इसका उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा किया गया है 31 दिसंबर 2024 को। यहाँ जो कांच का पुल है, भारत का पहला कांच का पुल है जो समुद्र के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है, समुद्र के ऊपर भारत का पहला कांच का पुल। विवेकानंद रॉक मेमोरियल को तिरुवल्लुर की प्रतिमा से जोड़ता है यह ग्लास ब्रिज। फिर बात करते हैं कन्याकुमारी के कांच के पुल की जो लंबाई है कितनी है, 77 मीटर है। तो 77 मीटर कन्याकुमारी के कांच के पुल की लंबाई है, जो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 133 फीट। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके अलावा कहाँ पर ग्लास ब्रिज का, पहले कांच के पुल का भारत का, जो कि समुद्र के ऊपर है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में उद्घाटन किया गया है। और थोड़ा आप सभी अभ्यर्थी, जैसे यहाँ पर हमने आपको पुल के बारे में बताया, कांच के पुल के बारे में, तो आप यूट्यूब पर भी ऐसे चेक कर लिया करिए। यूट्यूब पे जब आप चेक कर लेंगे तो आप अपनी आँखों से जब कोई चीज़ देखते हैं तो आपको ज़्यादा समय के लिए याद रहता है। और तमिलनाडु कन्याकुमारी का जो पहला कांच का जो पुल है, आप एक बार देख लेंगे तो आपके जहन में भी बैठ जाएगा। ऐसे भी चीज़ें होती हैं, आप ऐसे भी जो है चीज़ों को याद कर सकते हैं जो हम आपको इम्पॉर्टेंट बताएं। अगर कुछ देखने जैसा कुछ हो तो आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, उससे रिलेटेड हर जगह न्यूज़ मिल जाती है। चलिए दूसरे करंट अफेयर्स पर आते हैं। 100% प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान को अपनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एडॉप्टेड 100% टेक्नोलॉजी फॉर द एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप यील्ड्स। तो जो भी उपज होगा, जो भी फसल होगी, उसको प्रौद्योगिकी पर आधारित करके, यानी 100% टेक्नोलॉजी लगाकर इसका एस्टिमेशन करने वाला जो पहला राज्य बना भारत का, वह है मध्य प्रदेश। फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स में, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की, भुवनेश कुमार जी की। भुवनेश कुमार जी को UIDAI, जिसको हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं,
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण बोलते हैं। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पदभार ग्रहण किया है 2 जनवरी 2025 को। आपको डेट नहीं याद रखना कि कब किया है, किसने किया है UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर पदभार ग्रहण, तो आंसर है भुवनेश कुमार जी। और UIDAI का आपका जो है आधार कार्ड है, उससे सीधा सीधा संबंध है। कमेंट करके बताइएगा कि आधार कार्ड और UIDAI का क्या संबंध है। आपके आधार कार्ड पर UIDAI का जो एक कह सकते हैं कि पूरा नाम छपा रहता है, क्यों छपा रहता है। चलिए अगले प्रश्न पर, अगले अपने करंट अफेयर्स पे पहुंचते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेता। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेता 4 लोग हैं अलग अलग खेल में, ये आपको याद रखना है। पहले हैं डी गुकेश की बात करें तो डी गुकेश शतरंज में, हरमनप्रीत सिंह हॉकी में, मनु भाकर जी को तो जानते ही आप निशानेबाजी में, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 4 लोगों को मिला है। डी गुकेश शतरंज में, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में, हाथ से हरमनप्रीत, हाथ से हॉकी, मनु भाकर तो आप जानते ही हैं निशानेबाजी, प्रवीण कुमार जी की बात करें तो पैरा एथलेटिक्स। फिर बात करते हैं भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना, या इंग्लिश में बोलें तो वेदर बर्ड्स सेंसस। तो भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ कराई गई है, तो ये जामनगर गुजरात में स्थित है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य जो कि जामनगर गुजरात में स्थित है, वहाँ पर आयोजित कराई गई है 3 से 5 जनवरी के मध्य। समय आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ डेट इसीलिए दिया गया ताकि आपको मालूम चले कि हम आपको करंट अफेयर्स जनवरी का करा रहे हैं। तो मैरीन नेशनल पार्क एंड मैरीन सेंचुरी जो कि जामनगर गुजरात में स्थित है, इस मैरीन नेशनल पार्क और मैरीन सेंचुरी में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कराई गई है। फिर बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस 3 से 6 जनवरी के मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। तो 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित किया गया है। तो रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित किया गया है 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो जो भोपाल के मुख्यमंत्री होंगे, मतलब जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, तो MP के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उनके द्वारा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की जो उद्घाटन है वो किया गया है रविंद्र भवन भोपाल में। थीम क्या रहा है? तो आपसे थीम पूछा जा सकता है। विषय क्या रहा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का? तो थीम था अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। आयोजनकर्ता कौन थे, यानी इसका कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। 10 से 17 वर्ष के बच्चों को इनमें इंक्लूड किया जाता है। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में 10 से 17 साल के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। मध्य प्रदेश में भोपाल में आयोजित किया गया था। अगला करंट अफेयर्स आपका है ग्रामीण भारत महोत्सव 4 से 9 जनवरी 2025 के बीच। प्रधानमंत्री जी ने 4 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया था। तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली में। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कब किया गया? 4 जनवरी को। थीम क्या था ग्रामीण भारत महोत्सव का? तो ग्रामीण भारत महोत्सव का जो थीम था वह था बिल्डिंग ए रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2024। तो विकसित भारत यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो यहाँ पर ग्रामीण भारत महोत्सव है उसके थीम में विकसित भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो विकसित भारत 2024 के लिए एक सुदृढ़ ग्रामीण भारत का निर्माण। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2025 नहीं है, विकसित भारत 2024 ही रखा गया है। तो विकसित भारत 2024 के लिए एक सुदृढ़ ग्रामीण भारत का निर्माण, बिल्डिंग ए रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2024, यह जो है ग्रामीण भारत महोत्सव का थीम है या विषय है। फिर बात करते हैं भारत की। तो भारत जो है 10 अगस्त 2025 को, यानी इसी वर्ष 2025 को भारत क्या करने वाला है? तो पहली बार 10 अगस्त 2025 को भारत पहली बार विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर प्रतियोगिता की मेजबानी करने वाला है।
तो पहली बार भारत विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर प्रतियोगिता की मेजबानी कहाँ पर करेगा? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर प्रतियोगिता। भारत में पहली बार ये प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है। कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में। कांस्य स्तर या ब्रोंज लेवल की वैश्विक प्रतियोगिता होगी ये। फिर बात करते हैं अपने इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष मिले हैं। नए अध्यक्ष न्यू चेयरमैन बने हैं। 13 जनवरी 2025 को पदभार ग्रहण किया है। 13 जनवरी 2025 को पदभार ग्रहण किया है डॉक्टर वी नारायणन ने। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर वी नारायणन अब इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं। तो 11वें नंबर के अध्यक्ष इसरो के कौन हैं? डॉक्टर वी नारायणन। इससे पहले जो 10वें अध्यक्ष थे ये थे एस सोमनाथ। तो एस सोमनाथ जी 10वें अध्यक्ष थे इसरो के। 11वें अध्यक्ष इसरो के कौन रहे? तो डॉक्टर बी नारायणन। और ये कब बने हैं डॉक्टर बी नारायणन इसरो के 11वें अध्यक्ष? 13 जनवरी 2025 को। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। फिर अगला करंट अफेयर्स आपका है, केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह जी ने 6 जनवरी 2025 को सिक्किम के सोरेंग जिले में, तो सिक्किम का सोरांग जिला है और सिक्किम के सोरांग जिला में देश के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर सिक्किम के सोरांग जिले में देश का पहला है जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर। इसका शुभारंभ किया गया राजीव रंजन सिंह जी के द्वारा 6 जनवरी 2025 को। ये कौन से मंत्री हैं? तो केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह जी। आपसे पूछा क्या जाएगा कि भारत के जो है किस राज्य में या किस राज्य के जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है? फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर, तो सिक्किम के सोरांग जिले में। फिर बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से रिलेटेड सवाल आपको टीआरई में पूछा जा चुका है पहले भी। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की बात करते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की बात करें तो भारत की जो रैंकिंग है 2025 में वो है 85वें नंबर पर, 85वें नंबर पर है। वर्ष 2024 के लिए बात करें तो भारत की स्थिति 80 नंबर पर थी। भारत की स्थिति 80 नंबर पर थी, यानी कि भारत की स्थिति यहाँ पर 80 नंबर पे था, यानी पहले टॉप 80 में था, अभी टॉप 85 में चला गया। इसका मतलब क्या है? 5 जो है यहाँ पर अंकों का नुकसान हुआ है। तो 5 रैंकिंग का यहाँ पर भारत को नुकसान हुआ, यानी पोजीशन क्या हुई है? खराब हुई है। पहले 80 था, अभी 85 हो गया, यानी नीचे जा रहा है, यानी स्थिति खराब हो रही है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो पोजीशन है, रैंकिंग है, वो गिरकर 80 से कितनी हो गई है? 85 2025 के लिए। शीर्ष स्थान पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन है? सिंगापुर है। दूसरे नंबर पर कौन है? जापान है। फिर बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस की। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के अवसर पर श्रीलंका ने देश में हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर? तो आंसर है आपका श्रीलंका। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें भारत में, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आप सभी को मालूम है, 14 सितंबर को। और 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था बताइएगा, कि इस वजह से 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। फिर अगला करंट अफेयर्स आपका है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 ओडिशा सरकार के साथ साझेदारी में 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच में भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। तो पहला प्रश्न आपका सीधे सीधे बनेगा कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। दूसरा चीज़ है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाते कब हैं? तो महात्मा गांधी जी कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी को उसी की याद में प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता है। और चूंकि सम्मेलन होता है तो एक दिन में सम्मेलन तो हो नहीं सकता, इसलिए इस बार 8 से 10 जनवरी के बीच में जो है कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। फिर बात करते हैं पूर्वी भारत की।
तो यहाँ पर बात करें पूर्वी भारत की, पूर्वी भारत में आयोजित होने वाला पहला प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित होने वाला 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन पूर्वी भारत में आयोजित होने वाला पहला भारतीय दिवस सम्मेलन था। किस नंबर का सम्मेलन है? तो 18वें नंबर का यह सम्मेलन है। इसमें 75 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन किया था। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की जो मुख्य अतिथि थी वो थी त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की। तो त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, नाम से आप रिलेट कर सकते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति कौन है? तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, का क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। और ये जो है प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की मुख्य अतिथि के तौर पर इन्होंने सभा को, जो यहाँ सभा हुई थी उसको वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया था। वर्चुअल माध्यम का मतलब है कि अपने जो है देश में बैठे बैठे उन्होंने, यहाँ पर आए नहीं थे फिजिकल रूप से, अपने जहाँ पर भी उनका ऑफिस रहा होगा त्रिनिदाद और टोबैगो में, वहाँ से इन्होंने वर्चुअली इस सभा को संबोधित किया था। तो वर्चुअली मुख्य अतिथि थी त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति महामहिम क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। फिर बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के समापन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो समापन सत्र का मतलब है कि जब समापन हो रहा था यानी अंतिम दिन 8 से 10 जनवरी के बीच में मनाया गया। तो 8 दिवस को स्टार्ट हुआ कार्यक्रम, 8 जनवरी को कार्यक्रम सम्मेलन स्टार्ट हुआ। 9 जनवरी को जो है प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और फिर 10 जनवरी को समापन। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का समापन सत्र जो था उसकी अध्यक्षता भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने की थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे। अगर आपसे पूछेगा सवाल कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के समापन सत्र की अध्यक्षता किसने की, तो भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति जी ने 24 देशों के 27 व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। तो यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर कितने व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है? तो 27 व्यक्तियों को जो है यह सम्मान दिया गया है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या है 2025 के लिए? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यह थीम है 2025 के लिए। उम्मीद करते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपके यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले करंट अफेयर्स पर चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स आपका है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। पहला चीज़ 12 जनवरी को आप सभी को मालूम है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। किसकी याद में मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया गया है। तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका मोटो क्या है? तो मोटो आपको याद रखना है डायलॉग स्ट्रेंथ एंड प्रॉस्पेरिटी। DSP करके याद रख लीजिए, डायलॉग स्ट्रेंथ एंड प्रॉस्पेरिटी। फिर बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो सोनमर्ग सुरंग या सोनमर्ग टनल, जिसको हम जड मोड़ टनल भी कहते हैं, तो जड मोड़ सुरंग कहते हैं, ये जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिला में जम्मू कश्मीर में स्थित है। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया था सोनमर्ग सुरंग का। तो सिंपल सा सवाल बन जाएगा कि सोनमर्ग सुरंग जो है भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। कब उद्घाटन हुआ है? 13 जनवरी 2025 को। समुद्र तल से 8,652 फीट की ऊंचाई पर स्थित है सोनमर्ग टनल। इसको हम जड मोड़ सुरंग भी कहते हैं। 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली सुरंग बनाई गई है श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर। तो श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली सुरंग बनाई गई है जिसका नाम है सोनमर्ग सुरंग। तो सोनमर्ग सुरंग की लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर लंबी।
और ये जो है गगनगीर को कश्मीर के गंदेरबल ज़िले से सोनमार्ग शहर से जोड़ती है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की, नेशनल टर्मरिक बोर्ड की। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड अक्टूबर में भी यह समाचार में था। फाइनली जो है नेशनल टर्मरिक बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को जो है उद्घाटन कर दिया गया है। 14 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड का जो उद्घाटन है वो पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर रहेगा, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, निजामाबाद, तेलंगाना। वैसे आज हम जो करंट अफेयर्स में आपको करा रहे हैं बहुत ही सेलेक्टिव है, जैसा कि हमने आपको बताया कि 4 से 5 घंटे लगते हैं तब जाके इतने शानदार करंट अफेयर्स आपके लिए हम तैयार कर पाते हैं। इतना भी आसान नहीं होता है कि आप देखते जाइए आपको मिलता जाएगा। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह से खोजनी भी पड़ती हैं, ढूंढनी भी पड़ती हैं। बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलता है, आप सभी को मालूम है। मेहनत करना ही होता है, चाहे आपको करना पड़े चाहे हमको करना पड़े। अगर हमको आपको अच्छी क्लासेस देनी तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ है। चलिए, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद, तेलंगाना में। भारत से हल्दी के निर्यात में लगभग 30% योगदान तेलंगाना का है। तो याद रखिएगा 30% योगदान तेलंगाना का है भारत से हल्दी के निर्यात में। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? 14 जनवरी को तो जो है बोर्ड बन गया। 14 जनवरी 2025 को तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी। तो पल्ले गंगा रेड्डी याद रखिएगा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड के पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिर बात करते हैं, भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता और साथ में निर्यातक देश है। तो भारत जो है दुनिया में टर्मरिक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है और साथ में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। सबसे ज़्यादा उगाते भी, सबसे ज़्यादा खाते भी, सबसे ज़्यादा बाहर भेजते भी। और हल्दी को क्या बोलते हैं? भारतीय केसर कहते हैं, इंडियन सैफरन कहते हैं। इसके अलावा हल्दी को क्या कहते हैं? स्वर्ण मसाले कहते हैं, गोल्डन स्पीसीज कहते हैं। फिर बात करते हैं 7वें क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन की। 7वां क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत में यहाँ आयोजित किया जाएगा, इसलिए यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 7वां क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। क्वाड की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। TRE 1 में, PRT में यह सवाल पूछा गया था, 3 स्टेटमेंट में सवाल पूछा गया था। तो क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। 4 देश के बीच में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। 4 देश हैं जो क्वाड के ग्रुप में शामिल हैं। कौन कौन से 4 देश हैं? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान, ये 4 देश हैं जो क्वाड के अंतर्गत आते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के अंतर्गत आते हैं। क्वाड अवधारणा की उत्पत्ति कब हुई है? तो क्वाड अवधारणा की जो उत्पत्ति हुई है ये हुई है 2004 में। फिर बात करते हैं पराक्रम दिवस 2025 की। पराक्रम दिवस 2025 की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जयंती के अवसर पर उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए पराक्रम दिवस मनाया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पराक्रम दिवस 2025 किसकी याद में मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पड़ती है और यह पड़ता है 23 जनवरी को। तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। और 128वीं जयंती के सम्मान में, उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए पराक्रम दिवस मनाया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी हैं। इन्होंने 23 जनवरी 2025 को नेताजी की जन्मस्थली कटक में, उड़ीसा के कटक में नेताजी पैदा हुए थे, इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, यानी पराक्रम दिवस 2025 का उद्घाटन किया गया। 2021 में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा भारत सरकार ने की थी। तो याद रखिएगा किस वर्ष पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो वर्ष 2021 से मनाने की घोषणा की गई। पराक्रम दिवस 2025 का थीम क्या है, विषय क्या है? नेताजी, साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति। नेताजी अगर जहाँ पर हैं तो वहाँ पर साहस तो होगा ही बाय डिफ़ॉल्ट, दृढ़ संकल्प भी होगा बाय डिफ़ॉल्ट और देशभक्ति तो होगी ही बाय डिफ़ॉल्ट। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं नेताजी के 3 सबसे बड़े गुण, साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति। तो ये आपका जो है पराक्रम दिवस 2025 का थीम बनाया गया है, विषय है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पराक्रम दिवस के अवसर पर 23 जनवरी के दिन अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम बदल चुका है,
पोर्ट ब्लेयर में, और आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो बदला हुआ नाम है श्री विजयपुरम वही दिया जाएगा, आपको पोर्ट ब्लेयर भी दिया जा सकता है। चूँकि अभी भी पोर्ट ब्लेयर यूज़ किया जा रहा है तो इसलिए आपको ऑप्शन ई का जो है ज़्यादा सम्मान नहीं करना है कि अगर आपको पोर्ट ब्लेयर दिएगा तो आप दिमाग लगाने लगे नाम तो बदल गया तो आंसर ई मानते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा पोर्ट ब्लेयर भी है और जो नया नाम है वो भी है। तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के जो राजधानी है में जय हिंद पद यात्रा का आयोजन किया गया था पराक्रम दिवस के अवसर पर। तो जय हिंद पद यात्रा का आयोजन कहाँ पर किया गया? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। और साथ में पराक्रम दिवस 2025 कहाँ मनाया गया था? तो ये जो है कटक में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था 23 जनवरी 2025 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जयंती थी ये। फिर बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग ने अपना पहला फिजिकल हेल्थ इंडेक्स यहाँ पर निकाला है 2025। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 जो कि 30 जनवरी 2025 को पब्लिश किया गया, जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा। तो नीति आयोग ने अपना पहला, ध्यान रखिएगा ये पहला है, इससे पहले कोई नहीं आया है इस नाम से। तो नीति आयोग का पहला फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन सा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो उड़ीसा यहाँ पर 67.8 पॉइंट आउट ऑफ 100 जो है इसके साथ में टॉप पर है। तो सबसे नंबर 1 पर कौन राज्य है? उड़ीसा राज्य है। इसके अलावा बात करें नीति आयोग की। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। पहले जो है नीति आयोग किस नाम से जाना जाता था? तो योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को स्थापित हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री थे और योजना आयोग का नाम बदलकर मोदी जी के कार्यकाल में नाम बदलकर इसका नाम क्या रख दिया गया? नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म आप जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है, ये भी आपको करंट अफेयर्स में याद रखना है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया जी ने नीति आयोग के पहले फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को जारी किया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसने जारी किया? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी ने। फिर बात करते हैं आज के लास्ट करंट अफेयर्स की। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है अंततः जहां समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुकी है। इससे पहले कानून वगैरह पारित किया गया था, फाइनली जो है राष्ट्रपति की सहमति के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया, समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया गया है 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड राज्य में। 15 मार्च को यह सवाल पूछा गया था, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत का दूसरा कौन सा राज्य बनेगा, अभी बना नहीं है, बनने की जो है रास्ते में है। तो गुजरात जो है देश का दूसरा राज्य बनेगा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। कमेंट कीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी। आप सभी का दिन शुभ हो, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से शाम में अगले वीडियो में। 5 बजे शाम को आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी। इसमें हम आपसे पॉलिटी स्पेशल का, बिहार पॉलिटी स्पेशल का आज आपका लास्ट क्लास होगा। इसके बाद फिर हम आपसे बिहार स्पेशल जियोग्राफी की 1 से 2 क्लास लेंगे, देन बिहार स्पेशल जियोग्राफी भी आपका समाप्त हो जाएगा। और आगे फिर हम आपका टेस्ट भी है पीआरटी का 6 अप्रैल को टेस्ट होने के बाद आपका एमसीक्यू जो सीरीज़ है वो आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।